अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कैपिटल राशनिंग मल्टीपल पीरियड और डिविजिबल प्रोजेक्ट्स, तो उसका सॉल्यूशन मैंने बताया था लीनियर प्रोग्रामिंग। अच्छा, वैसे तो मैं डायरेक्ट कैपिटल राशनिंग ही में समझाता हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग, लेकिन बस ऐसी एक पास प्रैक्टिस मेरी चली आ रही है क्योंकि किसी दौर में ना ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग दिसंबर 21 तक सिलेबस में होती थी, दिसंबर 21 तक। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग होता था, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, उसमें ये समझना ज्यादा आसान होता था। तो बस एक प्रैक्टिस मेरी चली आ रही है कि मैं इसको कॉन्सेप्ट स्टार्ट वो मटेरियल लेबर से करता हूँ। एक बार जब लीनियर प्रोग्रामिंग समझा लूँ तो उसके बाद फिर मैं इसको ना कैपिटल राशनिंग में फिट कर देता हूँ। तो मैं डायरेक्ट कैपिटल राशनिंग में कर सकता हूँ, बस ऐसी मेरा शायद कंफर्ट जोन है। तो मैं पहले आपको ना शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में लीनियर प्रोग्रामिंग बता दूं, फिर मैं इस लीनियर प्रोग्रामिंग को कैपिटल राशनिंग में फिट कर दूंगा। वालेकुम अस्सलाम। लीनियर प्रोग्रामिंग, पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में। एक बार आपको स्टेप समझ आ जाए फिर इसको कैपिटल राशनिंग में फिट करूंगा। आप ऐसा करिए, बुक में आए चैप्टर 1 में शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग वाला। हाँ जी, चैप्टर 1 में ना आप पाइएगा आखिर से तकरीबन 3 पेज पीछे। पेज 10 पे, पेज 10 के आखिर में मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग की हेडिंग दी हुई है, उससे अगले पेज पे इसके स्टेप्स बताए हुए हैं। लेकिन स्टेप्स मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप एक बार पहले सोल्यूशन देख लेना जब मैं बोर्ड पे करूंगा, उसके बाद फिर इन स्टेप्स को पढ़ के पक्का करके फिर मैं इसको कैपिटल राशनिंग से लिंक करूंगा। तो आप ऐसा करें कि पेज 11 के एंड पे एक एग्जाम्पल है वो पढ़ लें। पेज 11 के एंड पे एग्जाम्पल है ब्लू लिमिटेड, ये पढ़ लीजिए। दो प्रोजेक्ट्स हैं और लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? कितने वेरिएबल होते हैं इसमें? 2 हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 ही होते हैं, एक्स और वाई। अच्छा, इस सवाल में 2 प्रोडक्ट्स हैं। मैं साथ साथ थोड़ा कच्चा लिंक भी करता रहूंगा। हम जब कैपिटल राशनिंग पढ़ेंगे तो उसमें 2 प्रोडक्ट की जगह 2 प्रोजेक्ट्स होंगे। इन 2 प्रोडक्ट्स को हमने बेचना है, प्रोजेक्ट्स को हमने करना होगा। प्रोडक्ट्स को बेचेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगी, प्रोजेक्ट्स को करेंगे तो एनपीवी मिलेगी। प्रोडक्ट्स बनाने हैं, प्रोजेक्ट्स करने हैं। प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिसोर्सेज, मटेरियल और लेबर चाहिए। प्रोजेक्ट्स करने के लिए रिसोर्सेज, पैसे चाहिए। कैपिटल राशनिंग है, पैसे लिमिटेड है, इस मिसाल में मटेरियल और लेबर लिमिटेड है। तो अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हो लेकिन वेरिएबल 2 से ज्यादा वेरिएबल के लिए नहीं है, तो आपको कैपिटल राशनिंग में भी जब ये टेस्ट होगा तो बस 2 ही प्रोजेक्ट्स होंगे, इससे ज्यादा होंगे। वरना सिंगल पीरियड में तो कल 6 प्रोजेक्ट भी थे ना। मल्टीपल पीरियड लीनियर प्रोग्रामिंग 2 से ज्यादा नहीं होंगे। इसका एक ग्राफिकल सोल्यूशन होता है और उस ग्राफिकल सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। ये मतलब अभी बताया मैं को 5-6 स्टेप कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी गिनती में 5-6 जरूरी नहीं है, 2 स्टेप्स में भी सवाल सॉल्व हो सकता है। मेन चीज है इसमें ग्राफ ड्रॉ करना, बाकी फिर उस तक पहुंचने की फॉर्मेलिटीज हैं। एक स्टेप ये होता है कि हम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। ये मैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में पेज
11 पे एग्जाम्पल सॉल्व करा रहा हूं। कर हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग की रहे हैं, कैपिटल राशनिंग की कर रहे हैं, लेकिन मैं पहले समझा लीनियर प्रोग्रामिंग उस चैप्टर से रहा हूं। एक स्टेप ये होता है कि हम लोग वेरिएबल यानी एक्स और वाई को डिफाइन करते हैं। एक्स कह देते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाना है ना, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इसलिए एक्स और वाई। तो एक्स को हम कह देते हैं यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए और वाई को कह देते हैं यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स। एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स ए के होंगे और वाई नंबर ऑफ यूनिट्स बी के होंगे। फिर हमारा इस सबसे मकसद क्या है, उस मकसद को कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करना होता है, ये हमारा एंड सोल्यूशन इससे सॉल्व होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। प्रोडक्ट्स बेचने हैं ज्यादा से ज्यादा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। और डिसीजन मेकिंग में बचपन की बात है, फिक्स कॉस्ट चूंकि अक्सर उतनी ही रहती थी, तो रेलिवेंट चीज कंट्रीब्यूशन होती है। तो हमारा मकसद है कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना। हमारा मकसद है टू मैक्सिमाइज 50x प्लस 120y। ये क्या किया मैंने? हाँ, देखें एग्जाम्पल की शक्ल। 50 और 120 क्या है? x a के नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, 50 एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन है, तो a पे टोटल कंट्रीब्यूशन। जितने भी a बेचेंगे टोटल इतनी कंट्रीब्यूशन कमाएंगे, जितने भी y बेचेंगे 120 मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन कमाएंगे। यानी x और y का ऐसा आंसर होना चाहिए कि इसका टोटल मैक्सिमम है। मिसाल के तौर पे हम लिमिटेड रिसोर्सेज में अगर लेट्स से 40x और 20y बना पाते हैं, 40 और 20, तो आंसर कितना आएगा? 50 इंटू 40 प्लस 120 इंटू 20। जी 4400। हमारे पास रिसोर्सेज चूंकि लिमिटेड हैं, x ज्यादा बनाएंगे तो y कम बनाने पड़ेंगे ना, तो हमें बैलेंस करना है। एक बढ़ाएंगे तो दूसरा कम करना पड़ेगा। तो हमारे नजदीक वो क्वांटिटी ऑप्टिमम होगी जहां पर टोटल कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट आए। तो हमारा मकसद है टू मैक्सिमाइज दिस 50x प्लस 120y, इसका एंड आंसर मैक्सिमाइज करना, ये हमारा मकसद है। फिर हमें कौन रोक रहा है इसको मैक्सिमाइज करने से? कंस्ट्रेंट्स। हमें कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। कंस्ट्रेंट्स क्या है? हमें इस सवाल में इस मकसद तक पहुंचाने में रोक कौन रहा है? कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, यानी लिमिटेशंस क्या हैं? अवेलेबल रिसोर्सेज लिमिटेशन है, जिनमें से एक लिमिट मटेरियल की है और एक लिमिट लेबर आर की है। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग वहां करनी होती है जहां मल्टीपल लिमिटेशंस है। अगर सिर्फ एक लिमिटेशन हो ना, तो ये बचपन में कॉस्ट अकाउंटिंग में करके आए होंगे। अगर मल्टीपल लिमिटेशन, तो मटेरियल भी लिमिटेड है, लेबर भी लिमिटेड है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग हल होता है। तो अगर मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस हो, और अगर कैपिटल राशनिंग से लिंक करूं, मल्टी पीरियड राशनिंग है, यानी मुख्तलिफ पीरियड्स में हमें मसला आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका हल लीनियर प्रोग्रामिंग से होगा। सिंगल पीरियड होता, सिर्फ एक पीरियड मसला होता, तो वो कल कर लिया। तो कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रेंट्स क्या है? मटेरियल की कंस्ट्रेंट क्या है कि टोटल 10,000 किलो अवेलेबल है, तो एक ए के लिए कितना लगता है, एक बी के लिए, ये क्या किया जी मैंने? हम उतने एक्स और वाई बनाएंगे कि जितना टोटल इन पे मटेरियल लगे वो 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। अगली लिमिटेशन क्या है? लेबर की। 10x प्लस 30y 1200। क्या चीज? डिपेंडेंट ही है, क्योंकि लिमिटेशन कॉमन रिसोर्सेज इनमें लग रहे हैं, तो ये आपस में लिंक्ड हैं। अच्छा, इस सवाल में है नहीं, लेकिन और कंस्ट्रेंट भी हो सकती थी। इस सवाल में नहीं, वैसे बता रहा हूं। एक कंस्ट्रेंट ये भी हो सकती थी कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो हम प्रोडक्ट ए 70 से ज्यादा नहीं बना सकेंगे। ये इस सवाल में नहीं, वैसे कह रहा हूं, ये भी एक कंस्ट्रेंट होती है। एक तो है ना रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट भी हो सकती है कि मार्केट में डिमांड लिमिटेड है, अगर ए हमने बनाई भी तो 70 से ज्यादा हम बना नहीं सकते क्योंकि डिमांड ही नहीं है। वाई हम नहीं बना सकते 140 से ज्यादा, डिमांड ही नहीं है। ये कंस्ट्रेंट्स भी हो सकती थी, सवाल में नहीं है, अगर होती तो वो भी इस शक्ल में लिख लेते।
और एक और कंस्ट्रेंट है, उसको नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट कहते हैं, लेकिन वो इतनी अंडरस्टूड है कि ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं है, और वो है एक्स भी और वाई भी 0 या 0 से ज्यादा ही होंगे, माइनस में नहीं हो सकते। इसको नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट भी कहते हैं, लेकिन ये इतनी अंडरस्टूड है कि ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं है। ये हो गई कंस्ट्रेंट्स डिफाइन। ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करने के बाद अब हमने ग्राफ बनाना है और ये कंस्ट्रेंट्स उस ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। कंस्ट्रेंट्स को अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ को समझने के लिए ना एक्सेल बड़ा आसान है ग्राफ समझने के लिए। मैं ग्राफ बनाता हूं, अभी आपको सिर्फ एक चीज समझा रहा हूं। एक्सेल में अगर एक सेल का एड्रेस है C24, तो उसका क्या मतलब है? एक्सेल में एक सेल है C24, तो C में और ये 24, ये वो सेल है। तो ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी भी पॉइंट की, ये पॉइंट है, इसकी कोई लोकेशन होगी। इसको आप एक्सेल समझ लें बिल्कुल। इस पॉइंट, एक्सेल का सेल, ग्राफ का पॉइंट, इसकी लोकेशन क्या होगी? ये इस पॉइंट की लोकेशन है। ग्राफ में किसी भी पॉइंट की एक लोकेशन होती है और वो लोकेशन लोकेट होती है एक्स एक्सिस पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, और वाई एक्सिस पे क्या है। जैसे अगर 1 2 3 है और 1 2 3, तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या हुई? 3 3, ये दोनों में 3 3 है। अच्छा, इस पॉइंट की एक्स पे 1 है, 1 0, ये एक्स पे 1 है और वाई पे 0 है, क्योंकि बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। तो हमने ना इन कंस्ट्रेंट्स को, ये ना भी हो तो खैर है, इनकी हमने कंस्ट्रेंट की वहां ग्राफ ड्रॉ करना है, और वो ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है अच्छा, इसमें एक और कंस्ट्रेंट थी, वो तो बतानी नहीं, याद नहीं रही। एक और कंस्ट्रेंट है इसमें, इस सवाल में एक कंस्ट्रेंट और है, दूसरी लाइन में लिखी हुई है। सेल्स एजेंट ऑफ BL हैज इन्फॉर्म्ड दैट ओनली अ टोटल ऑफ 110 यूनिट्स कैन बी सोल्ड। यानी ये कंस्ट्रेंट क्या हुई? x प्लस y, ये भी एक कंस्ट्रेंट है। अब हमने करना यह है कि इन सब कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पे, और उसको करने के लिए इन इक्वालिटीज को इक्वालिटी बनाना पड़ेगा। यानी हमें कहना पड़ेगा 100x प्लस 200y इज इक्वल टू 10,000। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 को ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, और 2 पॉइंट्स रखने का बड़ा आसान सा तरीका यह है कि आप इस एक इक्वेशन में एक बार x रखें 0, अब आप इसको 0 कर दें, ये सारा 0 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? कितनी आ जाएगी जी? 50। तो इक्वेशन 1 का पॉइंट हो गया 0 50, एक पॉइंट हो गया। और एक बार y को 0 रख लें। अच्छा, अगर y को 0 रखेंगे तो इस इक्वेशन में क्या आएगा? ये 0 हो गया, तो पीछे रह गया 100x इज इक्वल टू 10,000। तो x इज इक्वल टू जी 100, तो ये बन गया 100 और 0।
इक्वेशन 1 के 2 पॉइंट्स ढूंढे हैं हमने, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तरीका क्या है, इक्वेशन बनाएं, एक बार x को 0 कर दें, एक बार y को 0 कर दें। इसी तरह दूसरी इक्वेशन क्या है, 10x प्लस 30y इज इक्वल टू 1200। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन 2। इसके साथ भी यही सलूक करते हैं, x इज इक्वल टू 0 तो फिर y इज इक्वल टू 1200 ओवर 30 40, तो पॉइंट आ गया 0 और 40। और एक बार y 0 कर लें तो x हो जाएगा 1200 ओवर 10 120, तो पॉइंट आ गया 120 और 0। जितने भी कंस्ट्रेंट्स बनाए सबको करना है। इसका सिर्फ इतना जबानी कहना काफी है कि हमने x और y एक्सिस 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, असल में होता है ये, इधर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, इधर y नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है, यहां दोनों नेगेटिव होते हैं। तो उस कंस्ट्रेंट का मतलब है हमने इधर उधर खेलना है, तो इसलिए इसकी इक्वेशन ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं है। तीसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 110। इसको कह देते हैं इक्वेशन तीसरी। अगर x को 0 रख ले तो y इज इक्वल टू 110, और अगर y को 0 रख ले अब मैं इन तीनों को करता हूं प्लॉट, ग्राफ बनाता हूं उनका। अच्छा, इसमें ना आपकी मर्जी है आप कितना बड़ा ग्राफ बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि 5-6 डब्बों तक ग्राफ चले तो इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है, कोई भी वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा रही है 120, तो 5-6 डब्बों तक फैलाना है तो 20 का एक डब्बा रख लें, 6 तक फैल जाएगा। 30 का रख लें, 4 डब्बों में सॉल्व हो जाएगा, है 30 का कर लें। चले मैं लाइन बढ़ाता हूं, देखते हैं कितने डब्बे बनते हैं। अब मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूं और आप लोग भी करेंगे, जाहिर है? नहीं, मैं भी बनाता हूं ना। ये 2 3 4 5 6 चले, तो फिर 20 40 60 80 100 120 1 2 3 4 5 6 कुछ मुनासिब सही है। बड़ा फिट है वैसे है। अब यहां ना इन तीनों इक्वेशंस को फेंकना है। पहली इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स जानने काफी होते हैं, यानी आपको अगर 2 पॉइंट्स मिल जाएं तो उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो वो 2 पॉइंट्स निकाले हैं हमने, ये 2 पॉइंट्स निकाले हैं हमने। पहली इक्वेशन का पहला पॉइंट क्या है, x 0 है, y 50 है। बताएं कहां बनाऊं? x 0 है यानी ये 0 है, यहां ही है जो है 50, ये इसका दूसरा पॉइंट 100 और 0, ये इन 2 पॉइंट्स को मिला के स्ट्रेट लाइन बनानी है। ये हो गई इक्वेशन 1, काली वाली। पहला पॉइंट x 0 है और y 40 है, ये
दूसरा पॉइंट x1 20 है, ये यहां से वहां तक पहुंचाना है। ये हो गई इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 1। और तीसरी इक्वेशन 110 और 110, यानी ये और ये मेरे ख्याल में बार बार ही होके चली जाएगी, तंग नहीं करेगी किसी को ज्यादा। ये इक्वेशन 3। अच्छा, अब ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं, हम ये दीवारें हैं ना, हम इन दीवारों से इधर नहीं जा सकते कि इधर नहीं आ सकते, बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हमने इनके अंदर अंदर रहना। तो जब इन तीनों दीवारों को कंबाइंड देखेंगे तो हमारे लिए लिमिट क्या बन गई, हम किस एरिया के अंदर अंदर फंसे रह जाएंगे। इस एरिया में फंसे रह जाएंगे हम, क्योंकि हम फिर किसी दीवार से बाहर नहीं जा पा रहे। और एक इंसानी फितरत की चीज पूछ रहा हूं, अगर हम कहीं आगे झांकना चाह रहे हैं और दीवार है, तो हम उस दीवार से पार नहीं जा पा रहे, लेकिन अब उस दीवार में भी कहां जाकर रुकेंगे? नहीं, शायद सवाल नहीं सही पूछ पा रहा। उसके कोने पे, यानी कोने तक हम जरूर जाएंगे। जैसे अगर ये है, ये हमारी सिर्फ बाउंड्री है, इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकता, तो एक इंसानी फितरत है कि मैं यहां की बजाय यहां पर आके देखूंगा, क्योंकि फील होगा कि हाँ ये वाकई कोना है, इससे आगे नहीं जा सकता। तो कहीं भी बाउंड्री में है तो हम हर कोने तक जाके देखेंगे, बस इससे आगे हम नहीं जा पा रहे। तो इसमें एरिया तो ये सारा है, लेकिन हम इसको फुली यूटिलाइज करना चाहेंगे, यानी हमारे पास 3 कॉर्नर अवेलेबल हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये, जो कॉर्नर बन रहे हैं। वैसे तो एक ये भी है, लेकिन इसका मतलब है 0 0, तो ये तो फिर ना करने वाले। तो हमारे पास इस वक्त 4 कॉर्नर बन गए। इस लाल शेडेड एरिया को फीजिबल रीजन कहते हैं, और ये इस फीजिबल रीजन के कॉर्नर्स हैं। अब इसका एक ग्राफिकल सॉल्यूशन है और एक ग्राफ तो बन गया, एक और अब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। मतलब यहां तक तो ग्राफ है, लेकिन अब फाइनल सॉल्यूशन जो होने लगा है ना, वो एक ग्राफ की तरह नतीजे में भी हो सकता है और एक कैलकुलेशन के नतीजे में भी हो सकता है। दोनों बता देता हूं। ये हमने कंस्ट्रेंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया और फिजिबल रीजन फाइंड कर लिया। ये फिजिबल रीजन है, इसी के अंदर अंदर ही हम रह सकते हैं। अब ये जो हमने 4 कोने ढूंढे हैं ना, इनको नाम दे देते हैं। कोई प्रोडक्ट चूंकि ए और बी हैं, तो हम इनको छोटी ABCD कर देते हैं। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अच्छा, अब ये रीजन के कॉर्नर हमें क्या बता रहे हैं? हमें ये बता रहे हैं कि इस पॉइंट पे जो x और y है, इस पॉइंट पे जो x और y है, और इस पॉइंट पे जो x और y है, ये 3 सॉल्यूशन है हमारे पास। इन 3 में से कौन सा बेस्ट हो, जहां पर टोटल कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज होगी। तो हमें इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर कंट्रीब्यूशन निकालनी पड़ेगी, यानी पहले हमें इन तीनों पॉइंट की लोकेशन ट्रेस करनी पड़ेगी। अगर ये ग्राफ पेपर होता तो ये लोकेशन ट्रेस हो जाती, लेकिन चूंकि ग्राफ पेपर नहीं है, तो इस लोकेशन को ट्रेस करने का हल एक ग्राफिकल हल है और एक और हल न्यूमेरिकल बता रहा हूं। अब आगे बिल्कुल फाइनल सोल्यूशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इसको मैं कह देता हूं ऑप्टिमम प्लान या ऑप्टिमम सोल्यूशन। वो ये कि हम इन तीनों पॉइंट्स को चेक करेंगे। पहले लेते हैं पॉइंट बी। पॉइंट बी का मतलब है x = 0 और y = 40। तो इस पॉइंट पे टोटल कंट्रीब्यूशन का आंसर कितना आएगा?
50 इंटू 0 प्लस 120 इंटू 40, 4800। एक ये सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन है पॉइंट सी, और पॉइंट सी के ऊपर x कितना है और y कितना है। तो फिर x और y को ढूंढ ऐसे लेते हैं कि इस स्टेशन पे दो लाइन क्रॉस हो रही हैं, जंक्शन है ये, किन दो लाइनों का ये जंक्शन है। इक्वेशन 1, और ये जंक्शन है 100x प्लस 200y इज इक्वल टू 10,000 और 10x प्लस 30y इज इक्वल टू 1200 का। ये इन दोनों का जंक्शन है। ये दो इक्वेशंस हैं, यहां से x और y ढूंढते हैं। कैसे? सिंपल, या तो कॉमन फिगर से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर एक इक्वेशन से x की फिगर निकाल के दूसरी इक्वेशन में डाल दें। जैसे यहां से x इज इक्वल टू 1200 माइनस 30y डिवाइडेड बाय 10, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 से अभी इनको निकाल दें तो ये हो जाए, तो x इज इक्वल टू 120 माइनस 3y, इसको इसमें पुट करें तो फिर y की फिगर आ जाएगी। बचपन में मैथ। तो इन दो इक्वेशंस को अगर सॉल्व करें तो x आ जाएगा, कैलकुलेटर पे भी हो जाती है अगर आती हैं तो, 60 और y 20। तो x 60 और y 20 पे टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो गई? 50 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 20। एक ये सोल्यूशन है। जी, जरूरी नहीं है, हो सकता है ये वाला कोना इससे ज्यादा अच्छा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही बेस्ट होगा, जरूरी नहीं है। और तीसरा सोल्यूशन क्या पॉसिबल है? पॉइंट डी, और पॉइंट डी का मतलब है x 0 है, नहीं सॉरी, x 100 है और y 0 है, और x 100 का मतलब है कि टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 50 इंटू 100 प्लस 120 इंटू 0, 5000। एग्जैक्टली नहीं है, वो इसी वजह से हो सकता है कि ग्राफ में आगे की पड़ गई है अगर हम वैसे करते हैं। अच्छा, चूंकि मैंने हाथ से बनाया ना, तो इसलिए ये ग्राफ बनाने में कमी है। ये मैंने शायद ये वाली लाइनें गैप उससे डिफरेंट रखे होंगे, तो इसलिए इसमें ग्राफ में कमी आ गई बनाने में। ये जब मैंने इसको स्टिल बनाया, मैंने उसी पे ही था हाथ से ही, लेकिन मैंने इसको जब एक्सेल पे बनाया था ना डब्बे बराबर करके, तो ये 60 के और बहुत करीब आ रहा था। अभी जरा थोड़ा ज्यादा दूर आ रहा है। ग्राफ कैसे बनाएंगे? एक्सेल के ऊपर सेल्स की शक्ल स्केयर बना के, जब आप लाइन को और विड्थ बढ़ाएंगी, कॉलम को थोड़ा छोटा करेंगी, तो तकरीबन स्केयर बन जाएंगे। वो आप अंदाजा ले सकती हैं सेल की विड्थ रख के। और ये जो इंसर्ट शेप्स होती हैं, इसमें लाइंस आ रही होती हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खींचेंगे तो लाइन बन जाएगी। ये मैंने जो सोल्यूशन में ग्राफ बनाया, मैंने एक्सेल पे बनाया है, डब्बे बराबर करके। इसका सोल्यूशन देखा ना, मैंने एक्सेल पे बनाया है। एक्सेल पे कर लेना खुद ही, कर लें खुद ही, एक्सेल खोलें तो कर लें, कर लें आप लोग, कर लेना भाई। मतलब मैंने टाइपिंग सिखानी है आप लोगों को। सीफैब के स्टूडेंट हैं आप लोग, सीफैब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं।
कमाल करते हैं यार आप तो। अच्छा, इसका ग्राफिकल सोल्यूशन ये है जो कि बल्कि रजिस्टर दिखा दो, ज्यादा लंबा। इसका ग्राफिकल सोल्यूशन ये होता है कि आप ना कोई सा भी नंबर रख सकते हैं, जैसे एमई में इसका आंसर, ये मैं एक और हल बता, सोल्यूशन हो गया, सवाल सॉल्व। ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या निकला? पॉइंट सी, यानी 60x बनाएंगे और 20y बनाएंगे, ये ऑप्टिमम सोल्यूशन हो गया सॉल्व। ये पॉइंट्स के ऊपर हमने टोटल एनपीवी सॉल्व करके देख ली। इसका एक और हल ये है कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये वाला, इसमें ना इसकी कोई भी फिगर अज्यूम कर लें और जो भी फिगर अज्यूम करेंगे ना आंसर ठीक आएगा, क्योंकि उस फिगर में इसकी सिर्फ रेशियो निकाल के देनी होगी। हम अज्यूम कर लेते हैं कि 50x + 120 y = 4000, ये एम अज्यूम कर लिया मैंने। अगर x रखें 0 तो y = 33.33, और अगर y रख लें 0 तो x 80। इस पहले वाले पॉइंट को अगर प्लेस करें तो कहां प्लेस होगा? y 33, यानी कहीं यहां कहीं, ओ सॉरी, y 33 यानी कहीं यहां, ये 30, और दूसरे पॉइंट को x 80। ये लाइन अभी इस वक्त फीजिबल रीजन के अंदर है ना, इसको इसी डायरेक्शन में ऊपर खींचें, मतलब इसको इसी डायरेक्शन में ऊपर धकेलें। ये आप ये रख के भी कर सकते हैं, रजिस्टर रख के भी कर सकते हैं। इसको बाहर निकालें। जब इस लाइन को बाहर निकालेंगे तो यहां पहुंच के ये इससे बाहर निकल गई, लेकिन अभी इसके अंदर है। इसको और ऊपर खींचें, ये फिजिबल रीजन से बाहर निकल गई, इस पॉइंट पे बाहर निकली है ना, ये फिजिबल रीजन, ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। यानी ये जो मैंने भी हरी लाइन बनाई है, ये हरी लाइन कैसे बनी? ये मैंने ऐसी कोई फिगर अज्यूम की है। ये आप इसको अच्छा कितनी अज्यूम करें, उतनी अज्यूम कर लें, मतलब 15 रुपए ना अज्यूम कर लें, उतनी अज्यूम कर लें कि इस ग्राफ में पुट करने जोगी वैल्यू आ जाए। ये ग्राफ हमने 2020 के सेल बनाए हुए हैं ना, तो कुछ उतनी वैल्यू रख लें कि उससे एक्स और वाई का आंसर को 20-40 के आसपास आए, ताकि ग्राफ में तो पुट कर सकें। अगर आपने इसका आंसर ये इधर रख लिया आपने 50, तो उसका आंसर 1 आ जाएगा और उसका 0.3 आ जाएगा। तो 1 और 0.3 को कहां प्लॉट करें उसके अंदर? तो वैल्यू रखें कि एक्स और वाई की फिगर्स इस रेंज के अंदर अंदर आए। उससे जो लाइन ड्रॉ होगी, रजिस्टर रख के उस लाइन को खींचें। अच्छा, अब आप ये खींच के कैसे दिखाएंगे? आप कहीं एक दफा ड्रॉ करके दिखा देंगे, उसको खुद ही ट्राई करके कह देंगे जी इस लाइन से जो ऑप्टिमम प्लान बनता है वो ये बनता है। लेकिन मेरे ख्याल में एज अ स्टूडेंट सेफ तरीका यही है, सेफ तरीका यही है कि ये सारे पॉइंट्स निकालने के बाद सब पॉइंट्स को एक एक बार सॉल्व करके चेक कर लें, और कौन सा पॉइंट ऑप्टिमम होगा जहां पर टोटल एनपीवी मैक्सिमम आ रही होगी। तो एक रिकैप देता हूं। वेरिएबल डिफाइन किए जो दो ही होंगे, एक्स होगा और वाई होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट्स को इक्वालिटी बना के इक्वेशन बनाया, उससे एक बार एक्स को 0 रख के वाई फाइंड किया, एक बार वाई को 0 रख के एक्स फाइंड किया, और उसके बाद इन सब इक्वेशंस को प्लॉट कर लिया ग्राफ में। ग्राफ की शक्ल बनाने के बाद सारी दीवारों को कंसीडर करने के बाद देखें हम कहां होंगे सारी दीवारों के अंदर। हम जहां अंदर होंगे वो फीजिबल रीजन है, और उस फीजिबल रीजन के जो कोने हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो ही उनमें से कोई एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है। हर कोने में फिगर्स पुट करके टोटल निकालना पड़ेगा, जहां पर टोटल हाईएस्ट आया वही ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। इस मिसाल को अच्छी तरह देख लें, पेज 11 पे मैंने इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, वो भी देख लें, फिर मैं इसको कैपिटल राशनिंग से लिंक करता हूं कि ये रीजन से बाहर निकल जाए। अब जब रीजन से इसको बाहर निकालेंगे ना, तो वो किसी पॉइंट के ऊपर ही, इन तीनों में से किसी पॉइंट के ऊपर ही होगा, यानी इसका जो एग्जिट होगा इस रीजन से, वो उन तीनों के पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पे होगा। तो जिस पॉइंट पे होगा वही ऑप्टिमल सोल्यूशन है।
हाँ जी, अच्छा अब ना इसको कैपिटल राशनिंग से लिंक करते हैं। एक्स और वाई यहां पर थे प्रोडक्ट्स, यहां कैपिटल राशनिंग में होंगे प्रोजेक्ट्स, और वो भी डिविजिबल। एक्स क्या था, कितने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए बेचेंगे, वाई कितने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी बेचेंगे। अब कैपिटल राशनिंग में एक्स और वाई क्या होगा, प्रोजेक्ट के कितने, क्वांटिटी है, कितना प्रोपोर्शन ऑफ, यानी अगर इस सब का, अच्छा इसमें जो भी सॉल्व करेंगे ना, एक्स का आंसर वाई का आंसर पॉइंट्स में निकलेगा, 0.3 निकला तो उसका क्या मतलब होगा कि हम पूरा ए नहीं करेंगे, उसका 30% कर सकेंगे। तो एक्स और वाई यहां यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए और बी था, कैपिटल राशनिंग में ये प्रोपोर्शन ऑफ ए और बी होगा, यानी कितना प्रोपोर्शन ऑफ प्रोजेक्ट ए कर सकेंगे, कितना प्रोपोर्शन ऑफ प्रोजेक्ट बी कर सकेंगे, कितनी परसेंटेज, तो ये प्रोपोर्शन होगा। यहां पर 50 और 120 की जगह क्या होगा, ये कंट्रीब्यूशन था, वहां क्या होगा, एनपीवी होगी। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एनपीवी की अमाउंट होगी, और यहां पर लिमिटेशन क्या थी, मटेरियल लेबर की लिमिटेशन थी। कैपिटल राशनिंग में लिमिटेशन क्या होगी, तो ये जो कंस्ट्रेंट है ना, ये मटेरियल लेबर का कंस्ट्रेंट था। अब टाइम 0 पे इतनी इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, और ये फिगर्स क्या होंगी, कब, टाइम 0 पे। टाइम 1 में इतना अवेलेबल है, ये फिगर्स क्या होंगी, टाइम 1 में जितने पैसे चाहिए। अगर टाइम 3 में भी कंस्ट्रेंट है तो तीसरी क्वेश्चन टाइम 3 की कंस्ट्रेंट की होगी। एक काम आप ये करें, मैं पास पेपर का तो करता ही हूं सवाल, आप एक काम ये करें कि बस लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर में आ जाए, और आप आ जाएं पेज 32 के एंड पे, नई बुक में पेज 32 के एंड पे। हाँ जी, इसमें देखिए एंड से शुरू होकर अगले पेज पे सारे स्टेप्स लिखे हुए पहले मैंने, और आप उनको इससे रिलेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या आना है, एनपीवी, कंस्ट्रेंट में क्या आना है, और फिर मैंने उसकी एग्जांपल बनाई हुई है और उस एग्जांपल को सॉल्व भी किया हुआ है। तो आप बोर्ड पे सॉल्यूशन देख के, ये जो मैंने बोर्ड पे किया मेहनत, इसको और एग्जांपल को रिलेट करके देखें, पक्की होती है बात। पेपर का सवाल करता हूँ, पेज 32 के एंड से डिविजिबल प्रोजेक्ट्स, जहां हेडिंग मैंने शुरू किया है। आपको पेपर में 2 प्रोजेक्ट टेस्ट होंगे, ज्यादा नहीं। लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं है, वो कोई और हल होता है। ये बुक में स्टेप्स पढ़ लें, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर पे आगे पेज 33 पे स्टेप्स पढ़ लें, एग्जांपल सॉल्व हुई है, उस एग्जांपल को पढ़ के उसका सॉल्यूशन देख लें, और ये सामने जो मेहनत की है इसके साथ रिलेट करके चेक करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें।
ध्यान एक मिनट स्टॉप करना। हाँ जी, एग्जाम्पल देख बोलिए, सोल्यूशन भी उसका। फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन एग्जाम्पल में, A can be scaled up but can be scaled down to a maximum of 20%। इसका क्या मतलब है? But cannot be scaled up। नहीं, इसमें आप पूछना क्या चाह रहे हैं? कल आप नहीं थे ना क्लास में, तो स्केल अप स्केल डाउन नहीं ना समझ आया। ये कल की है सारी बातें। हाँ जी, एग्जाम्पल देख ली, कोई मसला नहीं। जी 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 कंस्ट्रेंट्स में कह रही हैं, एनपीवी कहाँ लिया मैंने? कंस्ट्रेंट में मैंने एनपीवी कहाँ लिया? 40,000 एक्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया है। हाँ, मैंने एनपीवी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दी है। कंस्ट्रेंट में मैंने कहा एनपीवी दी है। अच्छा, वो ना एक अर्जेंट काम है, वो मुझे निकलना है। मैं ना इसकी ये क्लास अभी एंड करता हूँ। कल मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि इसका जो पास पेपर का सवाल कराना है ना, वो सॉफ्टवेयर में कराऊं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके आपको वो सॉफ्टवेयर खोल के दिखा के इसका सवाल उसी में ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, कल करते हैं इस पे भी। अभी ये क्लास बस एंड करता हूँ। कल इंशाल्लाह मैं इसका पास पेपर का सवाल कराता हूँ, 1 या 2 जितने भी तसल्ली हो गई, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरू कर देंगे। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।